स्टॉक बाजार में आपका स्वागत है। सर, आज चर्चा करते हैं एक ऐसी कंपनी के ऊपर, बर्टोज एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड। ठीक है सर, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में काम करती है कंपनी। और अगर इस कंपनी का हम रिटर्न देखें तो एक दिन का रिटर्न है 1.7%, एक सप्ताह का रिटर्न है 6.7%, एक महीने का रिटर्न है 7.5%, उसके बाद एक साल का रिटर्न है 155%, और अगर 2 साल के रिटर्न की बात करें तो 500% है। तो आज इस स्टॉक के हम फंडामेंटल चेक करेंगे, टेक्निकल चेक करेंगे और चार्ट पैटर्न चेक करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक ये कितनी तेजी दिखा सकता है। और एक स्मॉल कैप स्टॉक है, इसको हम 3,000 करोड़ के लगभग स्टॉक है। तो यहाँ से इसमें ग्रोथ की संभावना कितनी है, क्या है? अगर आपके पास स्टॉक है तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, अगर नहीं है तो आप अगर लेने का मन बना रहे हैं छोटा स्टॉक, तो आप इसका पूरा फंडामेंटल जो है वीडियो में बताऊं पूरा देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं बर्टोज एडवर्टाइजर लिमिटेड के हम स्क्रीनर वेबसाइट के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एडवर्टाइजिंग में काम करती है और एक एआई बेस्ड कंपनी है, जो कि एआई के आधार पर एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में नई तकनीक से काम करती है। ठीक है सर। उसके बाद इस स्टॉक का अगर मार्केट कैप देखें तो 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है लगभग इस कंपनी का। करेंट प्राइस 35.3 रुपए, हाई इसने लगाया 45 रुपए का। और स्टॉक का पीई रेशियो निकल के आ रहा है वो 160 का निकल के आ रहा है। बुक वैल्यू अगर स्टॉक की देखी जाए तो 1.83 है। अब बुक वैल्यू जो, अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो बुक वैल्यू का मतलब समझ रहे होंगे कि जो पर शेयर बुक वैल्यू दी गई है कि कंपनी के टोटल एसेट्स वगैरह कितने होते हैं, सारा कुछ कंपनी के पास जो भी कुछ होता है, उसके बाद कितना कर्जा उसके ऊपर है, कितना उसने देनदारों से ले रखा है, और सारा कुछ अगर निकाल दिया जाए तो पर शेयर जो बचता है ये पर शेयर में दिया गया है। तो जो भी कंपनी के पास बचता है तो उसमें पर जितने शेयर है उसका डिवाइड कर दो तो पर शेयर ये बुक वैल्यू निकल आती है। तो 1.83 की है जो कि कम नजर आ रही है। स्टॉक पी 160 का है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड कुछ नहीं देती है कंपनी। आरओसी आरओई देखा जाए तो 30.4 का है और 13.4 का है आरओई भी। तो आरओई आरओसी को हम ठीक ठाक कह सकते हैं। फेस वैल्यू अगर देखी जाए तो 1 रुपए के फेस वैल्यू का स्टॉक है। पीईजी रेशियो अगर देखा जाए तो 9.65 है। पीईजी रेशियो के हिसाब से शेयर थोड़ा सा ऊपर चला गया है, क्योंकि पीईजी रेशियो अगर 1 के बराबर होता है तो स्टॉक को हम सही वैल्यूएशन बता सकते हैं। 1 से कम होता है तो स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा होता है। पीईजी रेशियो अगर 1 से ऊपर होता है केवल पीईजी रेशियो के अनुसार तो फिर वो थोड़ा महंगा हो जाता है। इंडस्ट्री पीई अगर देखा जाए तो 38.7 का है। अब चूंकि इंडस्ट्री पी 38.7 का है और स्टॉक का पी रेशियो कितना चल रहा था सर, ये 160 का चल रहा था, तो थोड़ा सा स्टॉक महंगा तो है ही। उसके बाद अगर देखा जाए तो रिजर्व कंपनी के पास 112 करोड़ रुपए के हैं और ईपीएस 0.44 का है। पेट्रोस की स्कोर 3 का है। सर, ये स्कोर जो पेट्रोस की स्कोर है 4 तक हम कहते हैं कंपनी एवरेज है। अगर 4 से नीचे होता है तो हम कंपनीज को एवरेज से भी कम कहते हैं। ठीक है सर। तो ये कंपनी अभी पेट्रोस की स्कोर के अनुसार एवरेज से भी कम है, क्योंकि इसमें लगभग 9 पॉइंट दिए होते हैं जो कि कंपनी की पूरी ग्रोथ की कहानी कह देते हैं कि कहाँ तक कंपनी ग्रोथ हो रही है, कितना कंपनी सालाना कर रही है। तो उसके हर एक के एक पॉइंट दिए गए होते हैं, तो वो लगभग 9 पॉइंट होते हैं। 9 पॉइंटों में कम से कम अगर एवरेज कंपनी मानी जाती है तो 4 पॉइंट तो होने ही चाहिए। अगर 7 से ऊपर होते हैं तो कंपनी अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो इसके अभी कहते हैं हम 4 से कम है, 3 पे है, तो फिर एक कंपनी को हम एवरेज से थोड़ा कम मान सकते हैं। लेकिन आगे भी देखते हैं कि आगे क्या है। तो सेल्स ग्रोथ 88% की है और फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास माइनस की 187 करोड़ रुपए का है। प्लेज परसेंटेज अगर देखी जाए तो ये अच्छी बात है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है कंपनी का। सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो 5 साल की सेल्स ग्रोथ 27% की है और लास्ट की 3 साल की 39.7% है। और पी रेशियो वो तो ऊपर आ चुका है, 160 का है। प्रमोटर होल्डिंग 64.5% की है। तो मैंने आपको काफी कुछ बताया, ये जो मैंने आपको बताया फंडामेंटल्स। उसके बाद अब हम इसके पहुंचेंगे कि ये क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह के दे रही है। उसके बाद हम आगे कुछ निष्कर्ष पर निकलेंगे इसके चार्ट पैटर्न देखने के बाद। अब हम एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको कि कुछ कंपनी पॉजिटिविटी है कि डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 174 से 125 पर। डेब्टर डेज को कंपनी ने इम्प्रूव कर दिया है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो आपकी 27% बढ़ी है पिछले क्वार्टर से।
तो ये स्टॉक के लिए अच्छी बात है। अब उसके बाद कुछ अगर नेगेटिव हम कहें तो स्टॉक जो ट्रेडिंग कर रहा है वो 19.3 टाइम्स मतलब 19 गुना महंगा कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। ठीक है सर, बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू तो सर कंपनी की है 1.87 रुपए। तो वहां से बुक वैल्यू जो है उससे लगभग कितने गुना ट्रेड कर रहा है? 19.3 गुना ट्रेड कर रहा है। ठीक है सर, उसके बाद अब क्या है कि कंपनी है जो लो रिटर्न ऑन इक्विटी 13% की रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है लास्ट के 3 साल में। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। लेकिन जो मेन पॉइंट ये आया कि अब वो डेब्टर डेज वगैरह में सुधार कर रही है, वो हम आगे पहुंचेंगे। और प्रमोटर की होल्डिंग 27% बढ़ी है लास्ट क्वार्टर से। प्रमोटर ने ही अपना माल खरीदा है। तो हम स्टॉक में आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट किस प्रकार का है और साल दर साल का रिजल्ट किस प्रकार का है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर हम ध्यान दें तो सेल्स जो थी पहले 10 करोड़ सेल्स हुआ करती थी 2021 या 22 में। ठीक है सर, अब वो बढ़कर 60 करोड़ तक पहुंच गई है, मतलब सेल्स को 6 गुना कर दिया है। और कर्जा भी देखें तो कर्जा पहले 9 करोड़ हुआ करता था, 7 करोड़ हुआ करता था, अब कर्जा वो 51 करोड़ का है। मतलब सेल्स कितनी बढ़ी, उसी के अनुसार कर्जा ही बढ़ा है। अब ये हम देखते हैं कि कितने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे काम कर रही है। तो कंपनी जो काम कर रही है वो 14.84% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे काम कर रही है, जो कि पहले 25% के लगभग भी काम करती थी। 28% पे भी काम किया है कंपनी ने। तो ये थोड़ा कम हुआ है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका वो 14% 15% ही रह गया। लेकिन ठीक है, 14-15%, 10-11-12-15% पे काम कर रही है, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि कंपनी कितना बचा पा रही है, कितने आप मार्जिन पे काम कर रहे हैं, कितने प्रॉफिट पे कितना प्रॉफिट आपको मिल पा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का देखते हैं तो ये 5.74 है, जो कि पहले नेट प्रॉफिट 1.34 करोड़ हुआ करता था, अब लगभग 5.754 करोड़ पे आ गया है। ईपीएस है, ईपीएस भी उसी के अनुसार बढ़ा है यहाँ पे। लेकिन ईपीएस जो है पहले उसके अनुसार 0.14 फिर 0.18। इस बार जो प्रॉफिट हुआ ईपीएस कम हुआ है इस बार, अर्निंग पर शेयर। तो वो इसको आगे देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर ईपीएस पिछले 2-3 क्वार्टरों से लगातार कम होता जा रहा है। तो अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस साल दर साल का अगर देखते हैं तो साल दर साल में सेल्स जो है आपकी वो भी लगातार 2016 से 12 करोड़ से बढ़ के 199 करोड़ तक आ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो वो भी बढ़ गया है। उसके बाद मार्जिन अगर देखें तो 14%, जो वहाँ 14.86 पे, तो वो 14% लेके चल रही कंपनी। यहाँ अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो ये पहले कुछ नहीं होता था, अब लगभग 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो रहा है। ईपीएस भी यहाँ से बढ़ रहा है, 0.24 से 0.45 तक आ गया ईपीएस। अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो लास्ट के 3 साल से 40% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखी जाए तो 3 साल में 24% है। उसके बाद स्टॉक सीएजीआर अगर देखा जाए तो 92%, और लास्ट के 1 साल का ये 145% सीएजीआर है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी ये इसने लास्ट ईयर में 13% का आरओई दिया है। ठीक है सर, 13% से रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है आपके इक्विटी पर रिटर्न। ठीक है सर, सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बैलेंस शीट अगर देखी जाए इसकी, तो बैलेंस शीट पे अगर हम चलते हैं तो बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के पास 112 करोड़ का रिजर्व है। उसके बाद कर्जा 17 करोड़ का है। और अदर लायबिलिटीज अगर देखी जाए तो 27 करोड़ की। ये इक्विटी मिला के देखा जाए तो सारा कुछ इनके पास टोटल है 198 करोड़ का, जिसमें से इन्होंने फिक्स्ड कर रखा है 93 करोड़ का, और वर्क प्रोसेस में कुछ है नहीं है। अदर एसेट इनके पास 100 करोड़ के। टोटल ये 198 रुपए इन्होंने खर्च किए हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम कैश फ्लो अगर देखें, कैश फ्लो छोड़ें, हम रेशियो देखते हैं, जो कि डेब्टर डेज जो कि ये 230 दिन हुआ करते थे, फिर 166 दिन, अब 125 दिन पे डेब्टर डेज को कम कर रही है। सर ये डेब्टर डेज लगभग अगर 90 दिन के अंदर आ जाए, धीरे धीरे कम करती आ रही है, जो कि पहले ही अच्छा काम कर 37 दिनों में काम कर लेती डेब्टर डेज। अब ये धीरे धीरे 90 दिन से कम होने चाहिए डेब्टर डेज, तो ज्यादा बेस्ट होता है। डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, कैश कन्वर्जन और वर्किंग कैपिटल डेज, ये सर उस कंपनी की ये कहानी कहते हैं कि कंपनी कितने दिनों में देनदारों को अपना पैसा चुका पा रही है, कितने दिनों में अपनी इन्वेंट्री, जो कि कोई भी कंपनी हो जो अपना माल बना रही है, जो कुछ भी बना रही है, उसको कैश में कितने दिनों में कैश में परिवर्तित कर पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी इन्वेंट्री उसके पास ही पड़ी रहती हो, 6-6 महीना, साल साल भर पड़ी रहती हो। अगर 6-6 महीना पड़ी रहेगी, साल साल भर पड़ी रहेगी, तो वहाँ 365 दिनों से ज्यादा वर्क में दिखाएगी।
तो ये सारे कुछ ये जो रेशियो हैं वो कंपनी की ये कहानी कहते हैं कि कंपनी कितने दिनों में अपना वर्क पूरा कर पा रही है, उससे पैसे ले पा रही है, उस पैसों को अपने देनदारों को दे पा रही है, और देनदारों के बाद दे दो आके कितना पैसा बचा पा रही है। तो ये सब कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज पेबल, इन्वेंट्री डेज और डेब्टर डेज की कहानी कहते हैं, जो कि 90 रुपए से 90 दिन से ये कम होने चाहिए। 90 दिन के अंदर अगर आ जाते हैं तो 3 महीने में कंपनी की पूरी बैलेंस शीट, चूंकि 3 महीने बाद रिजल्ट आता है, तो ये जितने कम हो वो ज्यादा बेस्ट रहते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद ये हमने सारी इसकी सब चीज देखी। अब हम चलते हैं शेयर होल्डर पैटर्न पे। तो प्रमोटर की ये देखिए, मार्च 2024 में प्रमोटर ने अपनी 37.52 की होल्डिंग कर रखी थी। उसके बाद क्या कहते हैं, सितंबर में जो चल रही थी, अब लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटाते चले आ रहे थे। कहाँ से, ये देखिए आप, दिसंबर 56.33 ये मेंटेन रखी उन्होंने। उसके बाद जून के क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में 48.96, फिर मार्च के क्वार्टर में 37.52। प्रमोटर ने काफी होल्डिंग अपनी घटाई थी। एफआईआई का क्या हुआ था, एफआईआई ने सर यहाँ होल्डिंग बढ़ाई थी 0.83% से 3.30%, 7.14% एफआईआई ने बढ़ाई थी। मार्च में फिर एफआईआई ने 23.06% की थी। फिर जून में एफआईआई ने अपना पूरा माल बेचा था, और इस माल को बेचकर किसने लिया, प्रमोटरों ने लिया। तो ये जो अब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स इसमें बढ़ा ली है, और एफआईआई की होल्डिंग कम हो गई है। एफआईआई ने यहाँ से माल हटाया, फिर 11.38%, और जुलाई और जून जुलाई में का जो है वो 11.41%। ठीक है सर। तो एफआईआई की होल्डिंग अब की बार इसमें थोड़ी सी कम हुई है, और प्रमोटर ने अपना हिस्सा पुनः खरीदा है। अब हम देखें तो पब्लिक के पास देखें तो पब्लिक के पास पहले 47% माल हुआ करता था। अब पब्लिक ने भी थोड़ी होल्डिंग इसमें घटा दी है। अब हम कंपनी के चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या कहता है। अब कंपनी में हम दो तीन चीजें हमने देखी कि कुछ चीजें तो इसमें पॉजिटिव है, लेकिन कुछ चीजें जो है नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट के 3 साल में 13% ही दे पाई है कंपनी। उसके बाद अगर देखते हैं तो ये ठीक चल रहा है कि डेब्टर डेज को कम कर पा रही है, और डेब्टर डेज कम करने के बाद कंपनी कंपनी में प्रमोटरों ने अपना हिस्सा खरीदा है, ये भी एक अच्छी बात है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे कि चार्ट पैटर्न इस कंपनी का क्या कहता है। अब इस कंपनी के हम चार्ट पैटर्न पे आए, तो चार्ट पैटर्न पे अगर देखें तो इसमें मैं एक चार्ट पैटर्न में ये देख पा रहा हूँ कि ये स्टॉक, देखो सर, अगर आपके पास है स्टॉक, ये अभी इस चार्ट पैटर्न देखने के बाद इस स्टॉक में आपको अभी मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आपके पास है तब भी आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसने देखो ये ब्रेकआउट जब कंपनी ने किया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया 16.28, उसके बाद ये कहां तक गई, ये गई है 44.85 तक। ठीक है सर। अगर आपके पास स्टॉक है तो क्या करना चाहिए आपको। अब यहाँ ये देखिए स्टॉक एक, ये मैं ट्रेंड लाइन डालने की कोशिश कर रहा हूँ सर ऊपर। अब मैंने आपका ये चार्ट खोला, ये सर वनडे का चार्ट खोला है मैंने इसमें। तो वनडे के चार्ट में आपको कुछ ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि ये देखिए ये एक पैटर्न जो बना रही है, ये मैंने ट्रेंड लाइन जो ऊपर से डाली है, तो ये नीचे की ओर चली चली जा रही है ट्रेंड लाइन। मतलब स्टॉक अभी तक आपका ये एक नीचे की ओर चला जा रहा था, बार बार यहाँ से टच, यहाँ पहले पहले टच किया इसने, ये देखिए लगभग 35 रुपए के बाद फिर नीचे आया, ये फिर नीचे टच किया 32 रुपए का, फिर और नीचे आया और नीचे टच किया इसने 29 रुपए का। तो अभी तक ये स्टॉक लगातार लोअर लो के पैटर्न बना रहा था, नीचे आता जा रहा था, नीचे आता जा रहा था। लेकिन अब ये स्टॉक कहाँ बेस बनाया इसने, 29 रुपए को बेस बना के अब ये 35 रुपए के आसपास पहुंच गया है स्टॉक। ठीक है सर। जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनके पास स्टॉक है उनके लिए बता रहा हूँ। अभी मैं नए इन्वेस्टमेंट की आपको इसमें कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि इसमें आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है सर। जो लोग जिन्होंने लेके इस स्टॉक को, जैसे जो यहाँ पे फंसे हुए हैं 45 पे फंसे हुए हैं, उसके बाद ये स्टॉक काफी नीचे आ गया है, जो या फिर कोई फंसा हुआ है 42 रुपए फंसा हुआ है फिर नीचे आ गया, या कोई फंसा हुआ है 40 रुपए फंसा हुआ है तो फिर नीचे आया, अभी तक लोअर लो के पैटर्न ये स्टॉक बना रहा था। अब स्टॉक ने बेस कहाँ लिया, 29 रुपए का बेस लिया। 29 रुपए के बेस के बाद अभी क्या स्टॉक ये अपने मोमेंटम में आ गया, नहीं आ गया। ये अपने मोमेंटम में कब आएगा, जब ये स्टॉक यहाँ से 35 रुपए के ऊपर निकलेगा। ठीक है सर। 35.32 रुपए, जब यहाँ पे अब ये स्टॉक 35 कितने पे, 28 पे, जब 35.38 से ऊपर निकल के यहाँ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो मैंने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन डाली है सर, दिख रही होगी तिरछी, इस ट्रेंड लाइन को बेस बना लेगा अपना, इसके ऊपर क्लोज कर देगा कोई भी दिन की कैंडल।
जब इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगी दिन वाली कैंडल, तो फिर ये स्टॉक आपको कहाँ जाएगा, जाता हुआ दिखेगा, फिर ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिखेगा 40 के पास, 40 पॉइंट लगभग 41 के पास जाता हुआ दिखेगा। कब? जब 35 या 36 मान लीजिए आप, जब 36 रुपए के आसपास ये स्टॉक सस्टेन हो जाएगा, फिर आपको ये 41 के पास जाता हुआ दिखेगा। ठीक है सर। उसके बाद जब ये स्टॉक 41 को सस्टेन करेगा, 41 को सस्टेन करने के बाद ये स्टॉक फिर आपको 44 के पास दिखेगा और लगभग 45 के पास दिखेगा। कब? जब 41 को सस्टेन करेगा, उससे पहले नहीं। अब जिन जो कि इस दरमियान फंसे हुए हैं, कहाँ पे? 44, 45 और यहाँ फंसे हुए हैं, तो वो स्टॉक वो तभी आ पाएगा जब आज की कैंडल या जो एक दो दिन में की जो कैंडल है वो इसके ऊपर सस्टेन करे, फिर ये ऊपर निकल जाए। उसके बाद फ्रेश एंट्री की सलाह जो अगर लेना चाह रहे हैं तो वो उनको मैं, क्योंकि प्रमोटरों ने होल्डिंग बढ़ाई है, तो उनको मैं फ्रेश एंट्री की सलाह इसमें तभी दूंगा। ये एक एआई बेस्ड एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है, वैसे इसका फंडामेंटल ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम है स्टॉक की। तो ये निवेश की ये मैं सलाह नहीं दूंगा कि इसको स्टॉक को लेके हम लगभग 5-10 साल बैठे रहें, तो ऐसी सलाह मैं नहीं दूंगा। हाँ, इस स्टॉक को अगर आप लें तो एक ऐसा निवेश कर सकते हैं इसमें कि जब ये स्टॉक 45 रुपए के ऊपर निकले, अगर आपको लेना ही है तो जब ये फ्रेश एंट्री करना है, करनी कब है इसमें? जब 45 रुपए के ऊपर निकले, फिर ये स्टॉक आपको इजीली जो टारगेट दिखाएगा वो एक रेंज में जो बना हुआ है, वो रेंज है इसकी 29 से और 45-46 रुपए की, लगभग कितने रुपए हो जाते हैं सर? लगभग 18 रुपए हो जाते हैं। फिर ये स्टॉक आपको 60 रुपए के टारगेट दिखा देगा। कब? जब 45 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। ठीक है सर। तो अगर आप नए लेना चाहते हैं, इसको नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो तभी करें 60 के टारगेट के लिए जब ये स्टॉक 45 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाए। जब 45 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, एक आपको मैं ओरिएंटल लाइन डाल के दिखाता हूँ। मैंने आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाली और ये बताने की कोशिश की कि ये जब फ्रेश एंट्री आपको या तो ट्रेडिंग पर्पज में चाहें या इन्वेस्टमेंट पर्पज में चाहें वो तभी करनी है, लेकिन इस तरह के इन्वेस्टमेंट में भी आपको ध्यान रखना है, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो वो स्टॉप लॉस कौन सा लेके चलना है? अपने जिस वीक को ये हाई लगाए, तो इसे जब 45 रुपए से ऊपर निकलेगी तब फिर मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि इस स्टॉक में कब आपको इसमें एंट्री लेनी है और कब आपको इसमें एग्जिट करना है। वो कब? जब 45 रुपए के ऊपर ये सस्टेन कर जाएगा। लेकिन अभी ये उन लोगों के लिए है कि ये जो लोग फंसे हुए हैं, तो वो लोग ये कृपया ध्यान दें कि ये स्टॉक जब 35 रुपए के ऊपर निकलेगा, यहाँ सस्टेन करेगा, फिर आपको ये स्टॉक लगभग 38 के टारगेट दिखाएगा और 38 के ऊपर सस्टेन होने के बाद ये आपको लगभग 41 के टारगेट दिखा देगा 35 रुपए के ऊपर सस्टेन होने के बाद। आगे बात मेरी समझ में? और नई एंट्री कब लेनी है? नई एंट्री तभी लेनी है जब 45 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाए तब। ये केवल उन लोगों के लिए है जो कि इस स्टॉक में फंसे हुए हैं और इसको जो लगातार पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था और सोचा था कि यहाँ से बहुत ऊपर निकल जाएगा, तो उन लोगों के लिए है। तो आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। अगर पूरी बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।